हम में से बहुतों ने कई सारे सर्वाइवर हॉरर जॉनरा मूवीज देखी होंगी, पर किसी भी मूवी ने शायद ही पर्सनल लेवल पर आइसोलेशन का वो अंदाजा दिया होगा जैसा कि 2007 की आई एम लेजेंड मूवी ने दिया था, जिस पर विल स्मिथ की बेहतरीन परफॉर्मेंस ने इस मूवी में 4 चांद लगा दिए थे। और इस मूवी के बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट और इमोशनल कहानी ने इसे यादगार और बेहतरीन मूवीज में से एक बनाया है। और आज बारी है इस मूवी को और भी अच्छे से जानने का, जिसकी रिक्वेस्ट हमें कमेंट्स में कई बार हमारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से मिल चुकी थी, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द आई एम लेजेंड मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की स्टोरी में आपको पता चलने वाला है कि कौन कौन से एक्टर्स पहले इस मूवी के लीड रोल को प्ले करने वाले थे, कैसे बनाया गया था न्यूयॉर्क को मूवी के लिए बंजर और सुनसान, विल स्मिथ ने अपने रोल को समझने के लिए किसकी हेल्प ली थी, इस मूवी के अंदर म्यूटेंट्स को सीजीआई क्यों बनाया गया और इनकी आवाज को किसने दिया है। जानेंगे इस मूवी के अल्टरनेट एंडिंग के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इस मूवी के आने वाले फ्यूचर के बारे में, जिस पर डेवलपमेंट चालू हो चुकी है। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम लेजेंड मूवी बेसिकली बेस्ड है रिचर्ड मैथेसन के इसी नाम के 1954 के नॉवल पर, जिस पर ऑलरेडी 1971 में द ओमेगा मैन नाम की मूवी बन चुकी है। लेकिन 1990s के दौरान वार्नर ब्रोस इस पर एक रीमेक बनाने के लिए इंटरेस्टेड हुआ था, जिसके कारण यहाँ पर मार्क प्रोटोशेविक को हायर किया गया था। एंड यस, ये 2007 की फाइनल थिएट्रिकल रिलीज से कहीं ज्यादा अलग था, जहाँ पर उन्होंने इस कहानी की सेटिंग को न्यूयॉर्क के बजाय सैन फ्रांसिस्को में लिखा था और यहाँ पर डार्क सीकर्स को एक्चुअली हेमोसाइड्स बुलाया जाना था, जो बेसिकली मूवी के अंदर और भी ज्यादा सिविलाइज दिखाए जाते और इन्हीं में से एक रॉबर्ट नेविल का पुराना आर्मी का दोस्त भी होता। साथ ही साथ यहाँ पर एना को एक अकेली मॉर्फिन एडिक्ट के रूप में दिखाया जाना था। लेकिन जैसा इस प्रोजेक्ट को बहुत लंबे समय तक प्रोडक्शन में झूलना पड़ा था, इस स्क्रिप्ट को कई सारे अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग ट्रीटमेंट दी और इसे बहुत हद तक बदला गया। अब चलिए इस मूवी के झूलने के असल कारण के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस मूवी के लिए मार्क प्रोटोशेविक के स्क्रिप्ट को फाइनल किया गया था। यहाँ पर इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए टॉम क्रूज, माइकल डगलस और मेल गिब्सन को भी कंसिडर किया गया था। वहीं पर दूसरी ओर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को तो इस रोल के लिए फाइनल कर भी लिया गया था और तो और यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए रिडली स्कॉट को चुना गया था। लेकिन जैसा कि यहाँ पर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की मूवीज जैसे कि इरेजर और बैटमैन एंड रॉबिन ने अंडर परफॉर्म किया था, यहाँ पर वार्नर ब्रोस ने इस मूवी को धीरे धीरे टालना शुरू किया। वहीं पर रिडली स्कॉट भी अपनी दूसरी मूवीज को बनाने में बिजी हो गए और फाइनली 2002 में आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर इस मूवी के प्रोड्यूसर बने और वार्नर ब्रोस ने यहाँ पर माइकल बे को इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए चुना। साथ ही साथ यहाँ पर विल स्मिथ को उसी दौरान इस मूवी के लीड यानी रॉबर्ट नेविल के लिए कास्ट किया गया, जिन्होंने अपनी तरफ से भी गियर्मो देल टोरो को इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए अप्रोच किया था। लेकिन उस दौरान गियर्मो देल टोरो हेलबॉय 2 मूवी की शूटिंग करना चाहते थे और उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट नहीं किया, जिसके कारण यहाँ पर फाइनली कॉन्स्टेंटीन मूवी के डायरेक्टर फ्रांसिस लॉरेंस को हायर किया गया और अकीवा गोल्ड्समैन की नई स्टोरी के साथ इस मूवी को 2007 में रिलीज किया गया। इस मूवी में दिखी हुई कहानी की सेटिंग को कई बार बदला गया है, जहां पर ओरिजिनल बुक के अंदर इस कहानी को लॉस एंजलिस में बेस्ड दिखाया गया है। वहीं पर मार्क प्रोटोशेविक ने अपनी कहानी में इसे सैन फ्रांसिस्को में लिखा था और इस मूवी की कहानी न्यूयॉर्क पर बेस्ड है, जहां पर अकीवा गोल्ड्समैन ने इस चीज को एक रीजन की वजह से लिखा था, क्योंकि एक्चुअली इस मूवी की शूटिंग के लिए लॉस एंजलिस को खाली करवा पाना न्यूयॉर्क के मुकाबले बहुत ज्यादा मुश्किल था। एंड ऑन द अदर हैंड न्यूयॉर्क दुनिया में बहुत पॉपुलर है, जिसके कारण इसके लैंडमार्क्स और इसके लुक्स को एम्प्टी और अबैंडन दिखाना बहुत ही ज्यादा चिलिंग और स्पूकी था। अब ऑफ कोर्स न्यूयॉर्क में भी शूट करने का प्लान इतना इजी नहीं था, क्योंकि इस मूवी की 150 मिलियन बजट में से सिर्फ और सिर्फ $40 मिलियन ही न्यूयॉर्क को बंजर और सुनसान दिखाने के लिए इस्तेमाल हुआ है, जहां पर एज यूजुअल बहुत सारे विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल तो किया ही गया था, साथ ही साथ कई सारे प्रैक्टिकल एलिमेंट्स का भी इस्तेमाल किया गया था, जहां पर कई सारे पेड़ पौधे और पत्तियों को भी फ्लोरिडा से लेकर आया गया था। साथ ही साथ न्यूयॉर्क के पोस्ट अपोकलिप्टिक लुक के लिए कई सारे अलग अलग प्रॉप्स को भी डिजाइन किया गया था, जहां पर इस शूटिंग के लिए न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन ब्रिज, हेरल्ड स्क्वायर, टाइम स्क्वायर और फिफ्थ एवेन्यू को बंद किया गया था और यहाँ पर तकरीबन 500 प्रोडक्शन असिस्टेंट्स
और कई सारे ट्रैफिक पुलिसमैन और ट्रैफिक इन्फोर्सर्स की हेल्प लेनी पड़ी थी। अब जैसा कि इस मूवी के अंदर आइसोलेटेड डॉक्टर रॉबर्ट नेविल का रोल प्ले करना था, इस कैरेक्टर के लोनलीनेस और इसकी साइकोलॉजी को प्ले कर पाना इतना भी आसान नहीं था। यही कारण है कि विल स्मिथ ने यहाँ पर कई सारे रियल लाइफ प्रिजनर से बात की और उनके एक्सपीरियंसेस को जाना, जिन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे रखा गया था, और यहीं से उन्हें अपने कैरेक्टर की प्रेरणा मिली। इस सिटी के अंदर खूंखार और खौफनाक डार्क सीकर्स को पहले एक्चुअली रियल एक्टर्स द्वारा ही प्ले किया जाना था, जिसके लिए यहाँ पर 50 से भी ज्यादा डांसर्स, स्टंट परफॉर्मर्स और पार्कोर आर्टिस्ट को हायर किया गया था, जिन्होंने एक्चुअली इन क्रीचर्स की स्पेशल मूवमेंट की ट्रेनिंग तक ली। लेकिन कुछ ही फुटेज के देखने के बाद यहाँ पर डायरेक्टर फ्रांसिस लॉरेंस ने इन क्रीचर्स को CGI कैरेक्टर्स में बदलने का फैसला किया, जिसने एक्चुअली प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा पीछे कर दिया और कई सारे पहले रिकॉर्डेड सीन्स को फिर से रीशूट करना पड़ा, और यहाँ पर मोशन कैप्चर का इस्तेमाल किया गया इन CGI क्रीचर्स को एनिमेट करने के लिए। वहीं पर इन क्रीचर्स के आवाज के पीछे भी एक बहुत ही अनोखी कहानी है, जहाँ पर इन आवाजों को रैंडमली जनरेट नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पर इन्हें अपनी आवाज दी है माइक पैटन ने, जो अमेरिकन मेटल रॉक बैंड फेथ नो मोर के लीड सिंगर भी हैं, और उन्होंने इस पूरी की पूरी मूवी के लिए अलग अलग आवाजों के साथ 4 घंटे की रिकॉर्डिंग की है। विल स्मिथ के साथ इस मूवी का एक और स्टार था, और वो था सैम नाम का जर्मन शेपर्ड डॉग। लेकिन यहाँ पर इस डॉग को कई डॉग्स ने एक साथ प्ले किया है, जिनमें से एक थी एबी, जिसके साथ विल स्मिथ का स्पेशल बॉन्ड बन चुका था, और वो बेसिकली शूटिंग के खत्म होने के बाद उसे अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन उसके ओनर्स ने इस चीज के लिए मना कर दिया। वहीं पर इस मूवी के अंदर एक्स्ट्रास को वहां पर भी इस्तेमाल किया गया है, जहां पर आप में से बहुतों ने उम्मीद भी नहीं की होगी। एंड यस, इस मूवी के अंदर दिखे हुए कई सारे मैनिक्विन्स के लिए बैकग्राउंड एक्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें हल्का हल्का हिलते हुए भी दिखाया गया था, ताकि इस मूवी के अंदर रॉबर्ट नेविल के साथ साथ ऑडियंस को भी उसके पैरानोया का एक हिंट मिल पाए। इस मूवी के अंदर एक्चुअली एक जगह पर एक ऐसा ईस्टर एग है जो अपने समय से बहुत पहले का है, और हम सब जानते हैं कि 2015 में पहली बार बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस देखने को मिली थी। लेकिन एक्चुअली इस मूवी की तैयारी वार्नर ब्रोस के अंदर कई बार हो चुकी है, और ऐसे ही वुल्फगैंग पीटरसन की 2003 की बैटमैन वी सुपरमैन भी थी, जिसका रेफरेंस हमें इस सीन के अंदर देखने को मिला था, जो वार्नर ब्रोस की तरफ से एक बहुत ही स्नीकी ईस्टर एग था। इस मूवी के अंदर ब्रुकलिन ब्रिज वाला फ्लैशबैक सीन एक्चुअली बहुत महंगा था, उसे शूट करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जहां पर इसके लिए 1000 एक्स्ट्रास को कास्ट किया गया था, जिसके ऊपर 250 प्रोडक्शन मेंबर क्रू भी थे। साथ ही साथ यहां पर कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर्स और बोट्स को भी लाया गया था, और इस पूरे के पूरे सीक्वेंस का ही अकेला खर्चा $5 मिलियन था। इस मूवी की एंडिंग इस मूवी के लीड के डेथ के साथ दिखाई गई है, जहां पर वो मरते मरते इंसानों के लिए क्योर खोज के जाता है। लेकिन इसका एक्चुअली एक अल्टरनेट सीन भी है, जिसमें एक्चुअली पता चलता है कि डार्क सीकर्स उस फीमेल डार्क सीकर के लिए आए थे, और उनमें उसके लीडर के साथ उस फीमेल डार्क सीकर का एक इमोशनल कनेक्शन है, जो बेसिकली एक बहुत ही अच्छा सेटअप हो सकता था इसके सीक्वल के लिए। लेकिन इसे टेस्ट ऑडियंस की तरफ से एक बहुत ही नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण इसे चेंज कर दिया गया। अब जैसा कि मूवी का मजा क्लाइमेक्स बता देने से पूरी तरह से खराब हो जाता है, विल स्मिथ ने एक्चुअली इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, और उन्होंने जापानीज प्रीमियर के दौरान रिपोर्टर्स के पूछने पर गलती से एंडिंग रिवील भी कर दिया था, जिसके कारण यहाँ पर वार्नर ब्रोस को जल्दबाजी में रिपोर्टर्स को अप्रोच करना पड़ा और उन्हें किसी को कुछ ना बताने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ी, जिसके कारण यहाँ पर जापानीज रिपोर्टर्स ने बिना किसी कमीशन या बिना किसी फी के भी इस सीक्रेसी को मेंटेन रखा। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, जहां पर इस मूवी को $150 मिलियन की बजट पर बनाया गया था, और इस बजट के ऊपर इसने तकरीबन $585 मिलियन कमाए। वहीं पर अगर बात करें क्रिटिकल अक्लेम की, तो इस मूवी को विजुअल इफेक्ट सोसाइटी अवार्ड्स की तरफ से 4 नॉमिनेशंस मिली थी, और तो और यहाँ पर विल स्मिथ ने बेस्ट मेल परफॉर्मेंस के लिए MTV मूवी अवार्ड जीता। अगर आप भी सोच रहे हैं कि इस मूवी की सीक्वल अब तक क्यों नहीं आई, तो वेल इस मूवी की तरह ही इसकी सीक्वल की भी तैयारी बहुत लंबे समय से चल रही थी, जहां पर ओरिजिनली इसके प्रीक्वल पर काम चल रहा था,
जो बेसिकली मूवी के जस्ट पहले इवेंट्स पर फोकस करती, लेकिन 2011 तक इस प्लान को कैंसिल कर दिया गया। फाइनली 2012 में इसकी सीक्वल की चर्चा शुरू होने लगी, जहां पर 2014 में अ गार्डन एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड नाम से एक स्क्रिप्ट को तैयार किया गया था, लेकिन इसकी कहानी आई एम लेजेंड कहानी से बहुत ज्यादा सिमिलर थी, जिसके कारण इसे नई कहानी के रूप में रीराइट करना चालू किया गया। और फाइनली मार्च के ही 2022 में इस बात की खबर आई है कि एक्चुअली विल स्मिथ इस मूवी में एक बार फिर से अपने कैरेक्टर को प्ले करेंगे, साथ ही साथ इस मूवी का हिस्सा माइकल बी जॉर्डन भी बनेंगे। अब बस देखना होगा कि इस मूवी को कौन सा रिलीज डेट दिया जाता है। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द आई एम लेजेंड मूवी फैक्ट्स। वैसे यहाँ पर देखना ही होगा कि इस मूवी के एंडिंग के दौरान तो रॉबर्ट नेविल की जान चली गई थी, तो यहाँ पर सेकंड मूवी के अंदर विल स्मिथ रॉबर्ट नेविल के रूप में कैसे वापस आ रहे हैं, या शायद ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर वार्नर ब्रोस दूसरी अल्टरनेट एंडिंग को ही कैनन कर रही हो। जो भी हो, लेकिन इसकी सीक्वल मूवी बहुत ऑसम हो सकती है। बाय द वे, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई, और आप इस मूवी से जुड़े हुए और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।